सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक। आज हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए जाने वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुक्राचार्य के अनुसार कराधान किस प्रकार का होना चाहिए? कम, पहला ऑप्शन है कम और समतापूर्ण न्याय संगत तरीके से वसूला जाना चाहिए। बी, राजकोष को शीघ्र भरने के लिए मनमाना और उच्च कर होना चाहिए। सी, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से टाला जाना चाहिए। या डी, आय की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए निश्चित होना चाहिए। तो शुक्राचार्य के अनुसार कराधान किस प्रकार का होना चाहिए? ये चार ऑप्शन है आपके। चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, कम और समतापूर्ण न्याय संगत तरीकों से वसूला जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य का कर्तव्य है ए, अपने लिए धन संचय करना। बी, लोगों की रक्षा करना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। सी, अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप से बचना। डी, केवल धार्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका उत्तर होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किस बात पर जोर दिया है कि लोगों की रक्षा करना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। तो इसका बी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन में कौन सी अवधारणा केंद्रित है? ए, औद्योगिक पूंजीवाद। बी, आर्थिक केंद्रीकरण। सी, विदेशी व्यापार पर आर्थिक निर्भरता। डी, ट्रस्टशिप और आत्मनिर्भरता या स्वदेशी। तो महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन की जो अवधारणा है वो डी, ट्रस्टशिप और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रही है। प्रश्न नंबर 4, किस प्राचीन विचारक को भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है? ए, शुक्राचार्य को। बी, कौटिल्य को। सी, बृहस्पति को। जेके मेहता को। किस विचारक को भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बी, कौटिल्य को। प्रश्न नंबर 5, भारतीय आर्थिक चिंतन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ की अवधारणा क्या सुझाती है? ए, धन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बी, धन को धार्मिकता और संतुलित जीवन का आधार होना चाहिए। सी, धन का संचय नैतिक सीमाओं के बिना किया जाना चाहिए। डी, भौतिक इच्छाओं का पूर्णतः दमन किया जाना चाहिए। तो भारतीय आर्थिक चिंतन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा क्या सुझाती है? बी, धर्म को धार्मिकता और संतुलित जीवन का आधार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, भारतीय ज्ञान प्रणाली में अर्थशास्त्र को मुख्यतः किस रूप में देखा जाता है? ए, एक विशुद्ध गणितीय विज्ञान। बी, जीवन में समग्र कल्याण और संतुलन का एक साधन। सी, सामाजिक संदर्भ से रहित एक पृथक विषय। डी, केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित। तो इसके भारतीय ज्ञान प्रणाली में अर्थशास्त्र का मुख्य रूप जीवन में समग्र कल्याण और संतुलन का एक साधन के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 7, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अर्थशास्त्र और शासन पर आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? मनुस्मृति को। बी, भगवद गीता को। सी, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र को। या डी, ऋग्वेद का। तो ये पता ही होगा आपका। इसका उत्तर होगा बी, भगवद गीता को। प्राचीन प्रश्न नंबर 8, भारतीय अर्थशास्त्र पुरुषार्थ की अवधारणा पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन से चार पुरुषार्थों में से एक नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, व्यापार। तो सबको पता है इसका उत्तर होगा डी, व्यापार पर पुरुषार्थ बल नहीं देता है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय आर्थिक चिंतन में अर्थ धन को माना जाता है अपने आप में एक साध्य। बी, आध्यात्म विकास के मार्ग में अप्रासंगिक। सी, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्ति का एक साधन। डी, समाज के लिए हानिकारक। तो इसका उत्तर होगा सी, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्ति का एक साधन धन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार कराधान और राजस्व नीतियों को मुख्यतः इस उद्देश्य से तैयार किया जाना चाहिए, है ना? पहला, राजकोष भरना। बी, लोक कल्याण और न्याय संगत वितरण को बढ़ावा देना। सी, गरीबों को दंडित करना और अमीरों का पक्ष लेना। डी, केवल सैन्य शक्ति बढ़ाना। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार कराधान और राजस्व
नीतियों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण और न्याय संगत वितरण को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय ज्ञान प्रणाली में अर्थशास्त्र और आध्यात्मिकता के बीच संबंध यह बताता है कि धन और नैतिकता परस्पर अनन्य है। बी, भौतिक समृद्धि को नैतिक और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करना चाहिए। सी, आध्यात्मिकता का अनुसरण धन का त्याग करने के बाद ही किया जाना चाहिए। डी, अर्थशास्त्र आध्यात्मिक लक्ष्यों से असंबंधित है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में अर्थशास्त्र और अध्यात्म के बीच संबंध क्या बताता है? भौतिक समृद्धि को नैतिक और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में मूल्य की अवधारणा का गहरा संबंध किससे था? ए, केवल मांग और आपूर्ति से। बी, शासक का विवेकाधिकार। सी, उत्पादन लागत, निष्पक्षता और सामाजिक कल्याण। डी, शुद्ध लाभ अधिकतमीकरण। तो इसका उत्तर होगा सी, उत्पादन लागत, निष्पक्षता और सामाजिक कल्याण। भारतीय ज्ञान प्रणाली। प्रश्न नंबर 13, भारतीय ज्ञान प्रणाली आर्थिक नियमों को इस प्रकार मानती है। ए, निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय। बी, गतिशील और समय स्थान तथा परिस्थितियों पर निर्भर। सी, आध्यात्मिक समाज में अप्रासंगिक। डी, केवल राजकोषीय आदेशों द्वारा निर्धारित। तो इसका उत्तर होगा गतिशील और समय स्थान तथा परिस्थितियों पर निर्भर। प्रश्न नंबर 14, पुरुषार्थ की अवधारणा अर्थशास्त्र को इस प्रकार एकीकृत करती है। ए, धन को सर्वोच्च लक्ष्य बनाना। बी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करना। सी, भौतिक समृद्धि को पूरी तरह से अस्वीकार करना। डी, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना। तो पुरुषार्थ की अवधारणा अर्थशास्त्र को एकीकृत करती है। बी वाले ऑप्शन ये सही होगा आपका। बी होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 15, आर्थिक जीवन में सेवा भाव निम्नलिखित को बढ़ावा देता है। सामाजिक सद्भाव और सामूहिक कल्याण को। बी, धन को का स्वार्थी संचय। सी, प्रतिस्पर्धा और शोषण। डी, लाभ अधिकतमीकरण को एकमात्र लक्ष्य बनाना। तो आर्थिक जीवन में सेवा भाव सामाजिक सद्भाव और सामूहिक को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 16, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है परिवारों का, व्यक्तिगत इकाइयों का, सभी फर्मों का, संपूर्ण समाज का। तो इन चार ऑप्शनों का एक उत्तर होगा, वो होगा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, विदेशी विनिमय, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी उपयुक्त सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो समष्टि केवल एक फर्म के उत्पादन को लिया जाता है। कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन को लिया जाता है। समष्टि की विशिष्ट समाज की विशिष्ट उत्पादन इकाइयों को लिया जाता है। व्यक्तिगत बचत को लिया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन को लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। प्रश्न नंबर 19वां क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? उपभोग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, वित्तीय सिद्धांत या उपयोग में से कोई नहीं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। विशिष्ट तथ्यों के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है? आगमन नीति, निगमन नीति, दोनों या एक भी नहीं। तो विशिष्ट तथ्यों से तथ्यों के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर लाई जाती है? आगमन नीति। ठीक है, सभी को धन्यवाद।